गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम आपके साथ पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक मतलब मुख से, है ना। ऑरल अभिव्यक्ति मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो ऑरल एक्सप्रेशन। अब मौखिक अभिव्यक्ति, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ओरली बोल के, है ना, मुख से जो है बोल के बातें करते हैं। देखिए, व्यक्ति जो है भाषा के मौखिक रूप का सबसे अधिक प्रयोग करता है ना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो दायरा है इतना अधिक बढ़ गया है कि वह अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ या सामाजिक कार्यक्रमों में अनेक प्रकार के अवसरों में भिन्न भिन्न तरह से बातचीत करता है। सुबह से शाम तक वह किसी न किसी के संपर्क में रहता है, इसीलिए मौखिक रूप से वह जुड़ता है ना। अभी ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जांपल हम कहीं पे खड़े हैं या फिर हम किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं या हम ट्रेन में हैं, तो वहाँ पे हम लिख के तो अभिव्यक्ति नहीं करते ना, वहाँ पे किस अभिव्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है? मौखिक अभिव्यक्ति की, है ना? तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक कला है और इसे सभी को आना चाहिए। देखिए, आजकल वही व्यक्ति सफल है जो संवाद यानी डायलॉग्स, है ना, और बोलचाल जो भाषा है उसमें निपुण है, जिसको तरीका है बात करने का। अब देखिए, बात तो सभी करते हैं, बट बात करने में कुशलता होना, निपुण होना वो अलग चीज़ है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रयोग की गई भाषा का रूप जो है अलग तरह का होता है। और देखिए, हम कभी कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है या ये व्यक्ति है बड़े सहज ढंग से बात करता है, बड़ी सुलझी हुई बात करता है, हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि वही बात करना जो है, बात तो सभी को करनी आती है, बट बात करने में कुशलता होना वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि आज हम आपको मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा बहुत मौखिक अभिव्यक्ति में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति जो है मूलतः दो रूप से होती है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक वो अभिव्यक्ति होती है, मतलब अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे हम अपने किसी रिश्तेदारों से बात करेंगे, सगे संबंधियों के बीच में जो हमारी वार्तालाप हो रही है, ठीक है, कोई हमारे जान पहचान वाले हैं, अपने घर में मित्रों से, पड़ोस में, स्कूल में अपने फ्रेंड्स से, है ना। ये सारी क्या है? अनौपचारिक। पर औपचारिक क्या होता है? औपचारिक मतलब फॉर्मल। तो फॉर्मल मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो, जैसे आप भाषण दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टेज में चढ़े हैं और वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, वो औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। आप वाद विवाद कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कविता पाठन कर रहे हैं, मंच में जाके आप कविता पाठन कर रहे हैं, मंच पे जाकर आप कहानी सुना रहे हैं, आप मतलब समाचार का वाचन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। और जो आप अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से करते हैं, वो अनौपचारिक है। देखिए, औपचारिक अभिव्यक्ति के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले संवाद की भाषा, यानी जो भी हम डायलॉग्स बोल रहे हैं, उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और शिष्टाचार उसमें होना चाहिए। क्योंकि अगर सरल और स्पष्ट नहीं होगी तो आपको सुनने वाला, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी उसको आपकी भाषा समझ नहीं आएगी, ठीक है? देखो, आत्म प्रशंसन ना करें, मतलब आप अपनी ही तारीफ ना करें, इतना भी ना हो कि आप अपनी तारीफ करते रहें और अगला बंदा जो है बोरियत महसूस करके सामने से निकल जाए। दूसरा, व्यक्ति के स्तर व प्रवृत्ति के अनुसार बातचीत करें। देखिए, जो सामने वाला व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और अब हम वहाँ जाके बम्बास्टिक इंग्लिश बोलें या इंग्लिश के वर्ड बोलें तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रही और उससे हम क्या दिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो व्यर्थ है, ठीक है? इसीलिए जब भी आपने बात करनी है, सामने वाले व्यक्ति के स्तर और उसकी प्रवृत्ति के अनुसार बातचीत करें, ठीक है? इसके साथ ही हास-परिहास केवल मित्रों के साथ करें आप, है ना? अपनी एज लिमिट के जो हास-परिहास, मतलब जब हम हँसी-खेल या मज़ाक करते हैं, तो वो केवल अपने मित्रों के साथ कीजिए, सगे-संबंधियों के साथ कीजिए, है ना? अन्य अवसरों पर ना करें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे सीरियस माहौल है और आप वहाँ पे मज़ाक करना शुरू हो गए, है ना? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी के साथ व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कभी भी ना करें, मतलब टॉन्टिंग वे में भाषा कभी ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, सुनने वाला व्यक्ति जो है आप में इंटरेस्ट नहीं रखता। देखिए, वार्तालाप में समय सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा ना हो केवल आप ही बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें और अगला व्यक्ति जो है वो आराम से 3-4 पहर की नींद भी कर ले, ठीक है। तो क्या है कि वार्तालाप का समय सीमा
जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, मतलब समय के अनुसार बोलना है। और अगला जो आपके सामने व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि वो भी उसे भी प्रॉपर अवसर मिले बातचीत करने का, ठीक है? तो देखिए बेटा, जैसे कभी हम किसी को बधाई देते हैं, ठीक है? क्योंकि मनुष्य जो है एक समाज में रहता है ना? एक सोसाइटी में रहता है जहाँ पे आए दिन सुख-दुःख जो हैं शामिल रहते हैं ना? कभी सुख है, कभी दुःख है। इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ चाहकर भी समय नहीं, मतलब नहीं निकल पाता, है ना? लेकिन कुछ ऐसे अवसर हमें निकालने ही पड़ते हैं, जैसे कभी किसी के घर में कुछ खुशी की बात है तो हमें बधाई देने के लिए जाना है, ठीक है? तो उस अब बधाई कैसे देनी होती है, मतलब किसी को विशेस जैसे हैं, गुड विशेस कैसे देनी है? देखो, त्योहार हैं, कभी कोई किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो हम ये जो कुछ शब्द हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीपावली आने वाली है तो हम क्या बोलते हैं? दीपावली मुबारक हो, है ना? जन्मदिन मुबारक हो, नए साल की बहुत-बहुत बधाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो जब भी कोई व्यक्ति जा रहा है, नए घर आपको मुबारक हो, बेटे की बहुत-बहुत बधाई हो, सुखी रहो, सफलता आपके कदम चूमे, भगवान आपको और खुशियाँ दे, है ना? यूँ ही मुस्कुराते रहो। तो ये कुछ शब्द हैं, मतलब ये कुछ कहते हैं ना टैग वर्ड्स बधाई देने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा-सा धन्यवाद देने की जो कब, कैसे और कहाँ पे देना है और कैसे देना है, तरीका क्या है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति कष्ट उठाकर आपका काम करता है और उसे आप उचित सम्मान नहीं देते, तो वह अशिष्टता है, ठीक है? वो असभ्य कहलाया जाता है, सिविलाइज़्ड तरीका नहीं है वो। तो क्या है कि उचित अवसर पर धन्यवाद करना हमारा माननीय कर्तव्य बनता है, ठीक है? तो धन्यवाद के तरीके इस प्रकार से हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका धन्यवाद किस मुँह से करूँ, आपका सचमुच आपने मेरी बहुत मदद की है। हम इन शब्दों से क्या होता है ना कि जिसने हमारी मदद की होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा हवा में कि हाँ जी, मैंने इसकी मदद की, नहीं। आपकी जो अच्छे-अच्छे मुख से निकले हुए वचन होते हैं ना, ये सामने वाले व्यक्ति को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? और इससे आपकी शिष्टाचार, यानी आप सभ्य हैं, आप में कितनी है ना मॉरल वैल्यूज़ हैं, इसका भी पता चलता है। अब देखिए, समाचार मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपको समाचार जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है? स्टेज पे पढ़ने हैं, कहीं कहीं पे आपने किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें क्या है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, समाचार सुनना भी अपने आप में एक कला है। जब आप समाचार सुनते हैं, तब ये ध्यान रखें कि उसमें हर प्रकार के समाचार शामिल हों। नेक्स्ट टाइम से हमेशा समाचार जब सुनने लगें तो याद रखें कि उसमें हर एक जो एरिया है उसके समाचार शामिल हों, यानी विदेशों के, देश के, नगर के, खेल के, राजनीतिक के, फ़िल्मी नगरी के, शिक्षा के, मौसम विभाग के, व्यापार यानी बिज़नेस के, है ना? ये सब हों। समाचार जो है ये सब आप जब भी कभी नेक्स्ट टाइम से समाचार सुनेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत याद रखेंगे कि हमें हर एक क्षेत्र से थोड़े-थोड़े समाचार जो हैं सुनने हैं, ठीक है? ये क्या है कि आपकी बुक में हमें मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये सब चीज़ें कवर अप करनी है बच्चे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से देखिए, जब भी कभी हम कविता मंचन करते हैं, मतलब कविता हमें स्टेज पे सुनानी है, तो क्या है कि कविता सुनने से पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ कर याद कर लें। कठिन शब्द जो हैं उसे बार-बार दोहराएँ ताकि आप उसका उच्चारण शुद्ध कर सकें। कविता पाठ जो है ऊँची आवाज़ में करें, ध्यान रहे कि आप चिल्लाकर कविता पाठ ना करें। कविता पाठ करते समय विषय के अनुसार अपनी आवाज़ उतार-चढ़ाव करें, है ना? इसी तरह से कथा वाचन, ये भी एक मौखिक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन, तो क्या है, कथावाचन करते समय एक ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि कथावाचन करते समय कहानी का अधिक विस्तार ना हो, यानी बहुत लंबी कहानी ना हो। कहानी मनोरंजक ढंग से सरल शब्दों में होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कुछ ना कुछ शिक्षा मिले। अगर किसी बच्चे के बारे में वर्णन कर रहे हो तो तोतली भाषा में बात करें, किसी दुर्घटना का वर्णन कर रहे हैं तो आवाज़ में थोड़ा-सा है ना अपने आवाज़ को धीमी कर लें, और अगर देशभक्ति की बातें कर रहे हैं तो जोशीले आवाज़ में बोलें, वो अकॉर्डिंग टू आपका कंटेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे कहानी के अंत कर रहे हैं तो कहानी समाप्त करते समय उसका निष्कर्ष ज़रूर बताएँ, मतलब आपने उस कहानी से क्या मॉरल शिक्षा मिली वो ज़रूर बताएँ। तो आशा करती हूँ आज का जो विषय था मॉरल जी दिस मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम से आप ज़रूर इन बातों को अपनी ओरल एक्सप्रेशन में शामिल करेंगे। धन्यवाद।